Assalamualaikum students, my name is Usman Javed. Today is our next lecture of biology of class 9th, chapter number 4. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, जैसा कि हमने पढ़ा था वो था हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी फार्मूलेशन और उसके साथ साथ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि बायोलॉजी को याद करने का तरीका क्या था कि लेक्चर को गौर से सुनना है, फिर बुक खोल के रीड करना है, रीड करने के बाद आपने उसमें से जो है उसको लर्न करना है, लर्न करने के बाद उसको राइट करके चेक करना है। ये जो 3-4 इंस्ट्रक्शंस थी ये मैं आपको बार बार दे रहा हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस भी बता चुका हूँ कि आया कि जो ये बायो है इसको लर्न करने के बाद राइट करना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। अगर किसी ने MBBS जो है करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 9th से ही इस पे ग्रिप स्टार्ट करे। मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको ये बात उम्मीद है जहन नशीन हो गई होगी और आपने इस बात पे कंसंट्रेशन स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ किया जाए, अगर मैं आज आपसे कुछ सवालात करूँ, अभी अगर हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किस तरह के सवाल आ सकते हैं मैं आपको आपसे पूछने लगा हूँ, आपने उसको एक बार हल करके देखना है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आप क्या लिखोगे? आपको पता, अगर आपने वीडियो लेक्चर सुना होगा, राइट भी किया होगा और चेक भी किया होगा उसको, तो आपको पता होगा कि इसकी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? SEM और TEM। SEM और TEM के कितने पॉइंट्स हैं? 3। एक स्टैंड फॉर, एक वर्क वाला और एक यूज़ वाला। और स्टैंड फॉर मीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 2 स्टैंड थे, उसका वर्क था, एक जो है वो वर्क करती है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स और दूसरा जो है रिफ्लेक्शन बाय सेल सरफेस, और एक जो है यूज़ होती है फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होती है सेल सरफेस के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगर आपसे कुछ पूछे कि व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो क्या थी? रेजोल्यूशन पावर जो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो क्या था? वो था कि भी 0.2 नैनोमीटर। ये आपको तकरीबन उम्मीद है कि भी ये आपने याद किया होगा। और इसके अलावा इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो थी 2,50,000 x। ये जो x है ये नैनोमीटर है, ये आपको याद करना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है अगर आपने बुक को रीड किया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जो 0.1 नैनोमीटर है वो किसके इक्वल होता है? 1 लाख माइक्रोमीटर। ये आपने MCQs में भी आपको पूछा जाएगा एक्सरसाइज के अंदर, ये आपने लाजमी याद रखना है हमेशा, इसको भूलना नहीं है, ये बुक के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है वो एक क्वेश्चन है कि मोस्ट एडवांस कौन सा है, वो यही है। और इसके यूजेस भी हमने पढ़े थे, किस किस चीज़ को के लिए इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, वो हमने पढ़ा था कि भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है? एटम्स को भी देख सकता है, सेल और नेलीज को भी देख सकता है, मालिक्यूल को भी देख सकता है, इनको ऑब्जर्व कर सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मोर एडवांस है देन द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? मोस्ट एडवांस भी है और मोस्ट वैल्यूएबल भी है देन द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता होता है। इसके बाद हमने हिस्ट्री जो है ऑफ सेल थ्योरी फार्मूलेशन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि भी सबसे पहले जो है किसने कहा था कि प्लांट और सेल में कोई रिलेशन है, किसी तरह ये आपस में कनेक्टेड है, वो था एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। उसके बाद हमने पढ़ा था हु डिस्कवर सेल, ये भी आपको पता होगा किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, बाद बच्चे कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन, ये गलत है। ठीक है, और क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सेल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाते हैं बात। मैंने कल भी बताया था, तो सेल डिस्कवर किया था इसने? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। और किस तरह किया था? कार के जो है ना एक पार्ट को उसने अंडर ऑब्जर्व किया था एक माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में। तो फिर उसने कहा था कि हनी कॉम्ब नुमा उसका स्ट्रक्चर है। ये सारा मैंने कहा था कि दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, आपने इसको पढ़ना है। और ये जो एंड हो रहा था, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये हो रहा था, ही कॉल द कंपार्टमेंट इन कार क्या सेलुलॉय। बस सेलुलॉय तक इसको, इसने उन कंपार्टमेंट्स को सेलुलॉय कहा था, सेल नहीं कहा था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है मैंने आपको 2-3 और बातें बताई थी, जिनमें था कि भी हु डिस्कवर न्यूक्लियस, वो रॉबर्ट ब्राउन है। कब? 1831। उसके बाद जो है इसमें हमने कहा था कि भी सेल थ्योरी किस तरह से जो है वो उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? 3 थे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ 1 और मोर सेल्स, सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, और इस दैट
द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेम है कि स्मॉलेस्ट थिंग भी है और बेसिक यूनिट भी है। उसके बाद सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियस सेल, पुराने सेल की डिवीजन से ही ये ड्राइव होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जिस तरह जो है वो सेल थ्योरी के जो है प्रिंसिपल्स, यानी कि राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। पहला ये क्वेश्चन, हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन, हाउ डिस्कवर सेल। उसके बाद हु डिस्कवर न्यूक्लियस एंड व्हेन, ये क्वेश्चन अलग से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि भी जो है अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स हो गई, उसकी रेजोल्यूशन पावर होगी, मैग्नीफिकेशन पावर हो गई, उसकी प्रिंसिपल, उसकी जो है स्पेसिफिसिटी होगी। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चन जो है अभी आप मुझसे सुने हैं, मैंने उनके जवाब भी बता दिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सुनते ही उनके जवाब आते होंगे, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। आपने तो इसको लेक्चर को सुनने के बाद रीड भी किया होगा, लर्न भी किया होगा और जो है राइट भी किया होगा। तो उम्मीद है कि आपको लास्ट लेक्चर याद हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम ज़रा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो क्या है, सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल। हम सब सेलुलर की बात करते हैं या ए सेलुलर, जो सेल के बगैर हो उसे हम कहते हैं पार्टिकल, सब पार्टिकल। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें कुछ चीज़ें हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन आर मोर सेल्स। जो फर्स्ट थ्योरी थी, द फर्स्ट थ्योरी ऑफ जो है किसकी, द फर्स्ट सेल थ्योरी फर्स्ट सेल थ्योरी जो है उसने ये कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके, ये जो लाइन है ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, वन आर मोर सेल। वन सेल मीन एक सेल, एक सेल वाले कौन से, यूनी सेलुलर, और मोर सेल वाले कौन से हो गए, मल्टी सेलुलर। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट जो है सेल थ्योरी थी। इसके बाद वो कहता है कि वायरस, prions and viroids are not composed of cell, rather they are subcellular or acellular structure। अब वो कहता है कि सब सेलुलर जो हैं वो कौन से होते हैं, जो नॉट हैव सेल, जिनमें सेल मौजूद ना हो। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है वायरस, प्रियॉन्स, वायराइड्स वगैरह। ये तीनों इसकी एग्जांपल्स हैं किसकी, जो ए सेलुलर या सब सेलुलर पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्योंकि सब सेलुलर या ए सेलुलर का मतलब है जिनमें सेल मौजूद ना हो। तो ये कौन से होते हैं, वायरस होते हैं। वायरस में सेल नहीं होता, इसीलिए वो लिविंग भी नहीं है, इसीलिए वो जो है लिविंग में नहीं ना होने की वजह से वो 5 किंगडम से बाहर है। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट कहता है कि दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। अब उसमें सेल नहीं है तो इसमें जो है वो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। अगर हम वायरस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने गौर करना है, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। अगर हम वायरस की बात करें तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें नॉट हैव सेल, उसके बाद अगर सेल नहीं है तो नॉट नो मेटाबॉलिज्म। ना तो इसमें जो है सेल है, नो सेल, नो मेटाबॉलिज्म, ये वायरस की कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें दे शो सम कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये इसको, ये कौन सी हैं, नॉन लिविंग वाली। और इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसी हैं जो इसमें कौन सी हैं, लिविंग वाली। और वो कौन सी हैं, वो ये हैं कि दे कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स, ये अपनी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट भी कर सकता है। और इसके अलावा ये क्या कर सकता है, इंक्रीज रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, इंक्रीज इन नंबर भी कर सकता है, जो इंक्रीज इन नंबर। ठीक है। तो अब यहाँ तक ये टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। गौर सुनो कि हमने पढ़ा सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट हैव नॉट सेल, जिसमें सेल मौजूद ना हो। उसकी एग्जांपल क्या थी,
वायरस, प्रियॉन्स, वायराइड्स एक्सेट्रा। ये 3 जो टाइप है इसकी, ये मैं 2 लिख के एक्सेट्रा और डाल दिया है। इसका मतलब है इससे एक और भी हो सकता है, कुछ और हो सकती हैं। अब जो पहली सेल थ्योरी थी उसमें कहा गया था कि तमाम ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वायरस सेल से नहीं मिलकर बना हुआ, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर ये सेल से मिलकर नहीं बना हुआ तो इसमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर जो है इसकी नॉन लिविंग वाली हैं, और इसमें लिविंग वाली कैरेक्टर्स भी हैं। वो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या इंक्रीज इन नंबर्स। अब ये क्योंकि लिविंग की कैरेक्टर भी रखता है, नॉन लिविंग की कैरेक्टर भी रखता है, इस वजह से हम इसको जो है एक बॉर्डर लाइन कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और इसको हम किसी ग्रुप में ऐड नहीं करते, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? वो है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। एंड फंक्शंस, ठीक है। हम अगर इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें उसने, अगर हम बुक को देखें तो उसमें इसने कहा हुआ है कि वी वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की जो फॉर्मेशन है हम उससे बिल्कुल फेमिलियर हैं। हियर वी विल गेट सम डिटेल्ड लर्निंग अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें हम यही स्टडी करेंगे। अ सेल इज मेड अप बाय द असेंबलिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द सेल आर नॉट ऑर्गेनेलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रक्चर सेल के अंदर ऐसे हैं जो ऑर्गेनेलीज नहीं हैं। ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल। दीज स्ट्रक्चर्स आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये 4 चीज़ें जो हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये 4 ऐसे हैं जो ऑर्गेनेलीज नहीं हैं। ये आपने लाजमी याद रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इन चारों में से एक जो है वो एमसीक्यूज़ में दे देता है और बाकी 3 देता है जो ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो ये आपने इन चारों को लाजमी याद रखना है। ये चारों वो हैं जो सेल के अंदर तो होते हैं लेकिन ऑर्गेनेलीज नहीं हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है इसका पहला स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे हैं। वो कौन सा है? वो है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल को डिस्कस करें कि सेल वॉल होता क्या है, तो सबसे पहले इसको बुक में से रीड आउट करते हैं। बुक में लिखा हुआ है कि वी नाउ दैट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता है कि सेल वॉल तमाम ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। एनिमल्स एंड मैनी लाइक एनिमल इसमें नहीं होती। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। उम्मीद है कि आपको ये आया तो इसमें आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। वो क्या है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक नॉन लिविंग है और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। नॉन लिविंग प्लस आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि भी जो सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है और एनिमल में नहीं होता। उसके बाद इसमें आपने याद रखना है कि इट प्रोवाइड शेप। ये इसके फंक्शंस हैं। इसके फंक्शंस लाजमी याद रखने हैं आपने कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ये शेप, स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। कौन कौन से? शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। ये जो है इसके जो है ये सपोर्ट वगैरह ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं आगे। प्लांट्स सेल
plant cells have variety of chemicals in their cell wall. The outer layer of plant cell wall is primary wall. Cellulose is the most common chemical in it. सबसे कॉमन कौन सा है? सेलुलोज है, ठीक है. Some plant cell, for example xylem cell, also have secondary wall on the inner side of primary wall. तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्लांट, अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ये इसके फंक्शन हो गए. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो स्ट्रक्चर के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं. 2 में वो है, एक है प्राइमरी वाल और एक है सेकेंडरी वाल. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाल. अगर हम प्राइमरी वाल की बात करते हैं तो मैंने पहले बताया था आपको, आउटर लेयर ऑफ वाल इज प्राइमरी वाल एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट. अब इसमें क्या लिखना है आपने? इसमें आपने यही रखना है. प्राइमरी वाल के बारे में क्या लिखोगे कि ये आउटर है और प्लस इसमें क्या होता है? सेलुलोज. अगर हम सेकेंडरी कुछ जो है वो सेकेंडरी वाल भी रखते हैं, वो कौन से हैं? ऑन द इनर साइड होती है ये. इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन लिग्निन एंड सम अदर केमिकल. तो इसमें क्या होता है? अब इसमें 2 बातें हैं. एक क्या कि ये इनर साइड पे होती है, प्लस इसमें क्या होती है? लिग्निन होती है. ये आपने याद रखना है, ठीक है. 2 पॉइंट्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की. ओके, इसके बाद इसमें देयर आर पोर्स. इनमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? वो है कि प्लाज्मोडाज़मेटा क्या होते हैं. ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. प्लाज्मोडाज़मेटा की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. द पोर्स जो है ये स्पेशल पोर्स होते हैं. देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेंट सेल्स. एडजेंट सेल्स कहते हैं जुड़े हुए सेल्स को. थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड. दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडाज़मेटा. अब हम इसको क्या कहते हैं? यहाँ से देयर से स्टार्ट करना है आपने. देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेंट सेल. देयर आर पोर्स इन द cell wall of adjacent cells that connected the cytoplasm with scanning cell wall. इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडाज़मेटा. ठीक है. अब इसमें एक और चीज़ है कि फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल थ्रो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज. देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल. फॉर एग्जांपल काइटिन इज प्रेजेंट द सेल वॉल ऑफ फंजाई. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि फंजाई और प्रोटिस्ट जो हैं ये इम्पॉर्टेंट MCQs है. ठीक है, कि फंजाई के अंदर या प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो क्या होती है? वो होती है फंजाई की जो सेल वाल है उसमें जो है लिग्निन भी नहीं होती, सेलुलोज भी नहीं होता, उसमें क्या होती है? काइटिन होती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है. उसके बाद इसमें आपने याद रखना है एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज कम्प्लेक्स ऑफ अमीनो एसिड. अब इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है? वो ये है, ये भी एक MCQs है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से. और पेप्टाइडोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स है किसका? अमाइनो एसिड का. और किसका? और ये है शुगर का. अमाइनो एसिड और शुगर का ये कॉम्प्लेक्स है. ये भी अलग एक MCQs है कि ये अमाइनो एसिड प्लस शुगर का कॉम्प्लेक्स है. तो अब इसके अंदर गौर से देखें आप, सेल वॉल के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. पहले हम सेल वॉल को रिपीट करते हैं दोबारा से कि सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ होता है? एनिमल में नहीं होता, प्लांट में होता है. और ये एक नॉन लिविंग और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ये एक स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनल नहीं है. ठीक है,
और फंक्शन क्या है इसके, ये शेप सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है। और इसके स्ट्रक्चर क्या है कि ये प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल रखता है, फिर इसमें प्राइमरी वॉल भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। और प्राइमरी की अगर हम बात करें तो ये आउटर सेलुलोज, आउटर साइड पे होता है, सेलुलोज से बना होता है, ये इनर साइड पे होता है और लिग्निन से बना होता है। और इसका ये प्लाज्मा जजमेंटा की शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अच्छे से करना है आपने। और ये 2 MCQs हैं कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, और प्रोकैरियोट किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। और ये भी पूछा जाता है कि राइट अबाउट पेप्टाइडोग्लाइकन, तो वो क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद ये बाकी हमने पहले भी इसको रिपीट कर चुका हूँ मैं कि सब सेलुलर मीन्स हैविंग नो सेल, नो सेल तो नो मेटाबॉलिज्म तो इसे हम कहते हैं नॉन लिविंग। और इसमें लिविंग की भी कैरेक्टर होती हैं वायरस के अंदर, ट्रांसमिट भी करता है, इनकी नंबर करता है। और ए सेलुलर किसे कहते हैं, वायरस को भी कहते हैं, और प्रियॉन्स को भी कहते हैं, और वायराइड्स को भी कहते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो है आप लोगों ने बायोनोमेनोमेनोमेटर के ऊपर के एक पैराग्राफ में ये पढ़ा होगा, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये इतना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट्स कर दिया है। आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है, सुनने के बाद इसको रीड करना है, रीड करने के बाद निशान लगाने, हेडिंग बनानी है, और हेडिंग बनाने के बाद इसको लर्न करके लिखना ज़रूर है, लाजमी। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वस्सलाम।